नमस्कार। क्लास 8 के बच्चों को यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी मैं पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पर प्रकाश डाल रहा हूँ। किताब की पंक्तियाँ मैं नहीं पढ़ूँगा। इसका कलेक्शन मैं अपने अनुसार किया हूँ। उस कलेक्शन के संग्रह जितनी पंक्तियां हैं उस पर आप लोग ध्यान देंगे। सर्वप्रथम मैं शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। चिट्ठियाँ। चिट्ठियों की उपयोगिता प्राचीन काल से रहा है। इसकी दुनिया अनोखी है, विचित्र है। पत्र को पाकर, चिट्ठियों को पाकर जो मन में संतोष होता है, जो आत्मा को तृप्ति मिलती है, वह आजकल एसएमएस या अन्य संचार के साधन नहीं दे सकते हैं। इसकी अद्भुत दुनिया है। ये हमें बताता है कि ये चिट्ठी लिखने वाले व्यक्ति की शैली कैसी है, किस शैली में उसने पत्र को लिखा है। उस बहुत से लोगों के चिट्ठियों से तो उस तरह की शिक्षा प्राप्त हुई है जिसके आधार पर साहित्यकारों ने पुस्तक की रचना कर दी है। तो चिट्ठियाँ जो है हमारे लिए, हमारी भाषा शैली की मजबूती के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो निबंध है इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। निबंधकार लेखक अरविंद कुमार सिंह क्या कहते हैं इस पर ध्यान दिया जाए। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। कहने का मतलब पत्र के द्वारा ही राजनीति को भी कुछ पहल करने का, साहित्य को आगे बढ़ाने का, कला को विस्तृत रूप देने का एक दिशा मिलता है। आगे देखेंगे, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। यह यादों को सहेज कर रखते हैं। हम आपके एसएमएस को सहेज कर नहीं रख सकते हैं,
लेकिन हम आपके पत्रों को सहेज कर संजो कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। जितने तरह के व्यक्ति हैं, सबके पत्र लेखन की कला एक अलग ही है और हर पत्रों का अपना दायरा है। बहुत से लोग पत्रों में अपने दायरे को, अपने मर्यादा को पार नहीं करते। पत्रों में मर्यादा का भी ख्याल रखा जाता है। पत्रों में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पत्र में एक तरह की पारदर्शिता होती है। चाहे हमारा पत्र कोई भी पढ़ ले, पढ़ने के बाद उसको किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर पत्रों का अपना दायरा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इनके द्वारा ही, रनर्स के द्वारा पत्र भेजे जाते थे या तेज घोड़े से कोई व्यक्ति जाकर पत्रों को पहुंचाया करता था। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तार ने, रेलों ने भी तेज गति से संवाद को पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार, जैसे आप लोग देखे होंगे, डाक तार विभाग लिखा होता है, तो तार के माध्यम से भी संवाद को जल्दी किसी के पास पहुंचाया जा सकता है। ये संचार साधन में आता है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बच्चों की पाठ्य पुस्तक की जो भी साहित्य की पुस्तकें होती है, उसमें विविध तरह के पत्रों को भी डाला जाता है, पाठ्यक्रम में डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है कि बच्चे पत्र लेखन से अवगत हो और जाने कि किस तरह के पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उस पत्र लिखने की शैली क्या है। तरह तरह के पत्र लिखने के तरह तरह की शैलियां हैं। पिता के पास कैसे लिखेंगे, मित्र के पास कैसे लिखेंगे, बहन के पास कैसे लिखेंगे, आप व्यवसायिक पत्र कैसे लिखेंगे, आप किसी सरकारी पदाधिकारी के पास पत्र कैसे लिखेंगे, बैंक शाखा प्रबंधक के पास कैसे लिखेंगे। यानी कहने का मतलब तरह तरह के व्यक्तियों के पास पत्र लिखने के अपने तरीके अलग हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया।
विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें प्रतियोगिताएं बनाई गई और इसको आयोजित करके बच्चों को सम्मिलित किया गया ताकि पत्र लेखन की कला के पीछे बच्चों की होड़ हो, प्रतिस्पर्धा हो। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। जब हमारा विज्ञान विकसित नहीं था, हम सिमट कर थे, उस समय संवाद भेजने का एक ही साधन चिट्ठी थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। कहने का मतलब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आज भी हैं, प्रबुद्ध जन आज भी हैं जो अपने पुरखों के चिट्ठियों को, खतों को सहेज कर, संजो कर रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। जो भी अपने को सभ्य मानता है, अपने को बुद्धिजीवी मानता है, अपने को उद्यमी मानता है, वे पुरखों के पत्रों से कुछ खोज करके अपना एक तरीका अपनाते हैं, तरीका खोजते हैं। किस लिए? कि उन पुरखों के पत्रों का अस्तित्व क्या रहा है, क्योंकि पत्रों में पत्र लिखने वाले व्यक्ति के अस्तित्व और आचरण की झलक मिलती है। आगे देखें, इनकी पत्र रचनाएं आप अपने आप में अनुसंधान का विषय है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। किसका क्या एसएमएस आया था वे हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। किसी भी हस्ती को जानने समझने का एक पत्र ही पैमाना है, मापक यंत्र है जिसके द्वारा उसको माप सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। कहने का मतलब आज़ादी के पहले महासंग्राम में जब अंग्रेजों और भारतीयों के बीच युद्ध हुआ करता था, उस युद्ध के उपरांत अंग्रेज ऑफिसर ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे होंगे। भारतीयों के गुण दोष, भारतीयों की वीरता, बहादुरी और अपनी कुछ उन भारतीयों के आगे हिम्मत कम पड़ना,
ये तमाम बातों को हो सकता है कि उसमें उल्लेख हो। उसी आधार पर बहुत से पुस्तक बन गई। पुस्तकों में हम ये देखते हैं कि हमारे पूर्वज के रोम रोम में कैसी वीरता थी और उनके अनुपात में हमारी स्थिति कैसी है। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र कहते हैं। प्रशंसा के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं या जिन पत्रों में किसी की प्रशंसा या बड़ाई का वर्णन हो उसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम कराकर रख लिया है। पहले किसी व्यक्ति के ज्ञानी होने का संदेश पत्रों से मिलता था। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कैसा पढ़ा लिखा है, उसके पत्रों को लोगों को दिखाया जाता था। लोग उसके पत्रों को देखकर उसके बुद्धिजीवी होने के मापदंड को, पैमाना को समझते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लिए समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियों या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष
फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? आंसर इस प्रकार है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता, क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों में अनूठी भूमिका और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताएं। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास हुए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। चौथा प्रश्न देखें, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आंसर इस प्रकार है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? इस पर अपना विचार यह है कि पत्रों को तो हम सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेश को हम सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर
बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। 5वां प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आंसर इस प्रकार है, चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। धन्यवाद।